इसको यहाँ मत रखिए, भीतर रख दीजिए। जो भी आएगा भीतर रखिएगा, टेबल पर ठीक नहीं लगता है। जी नेताजी। एक माला भी लेते जाइए। नेताजी, दो निर्दलीय विधायक आपसे मिलने आए हैं। कौन कौन है? मेवालाल और बलराम। अरे तो भेजिए उनको, लाइए। मेवालाल जी, बलराम जी, आइए। प्रणाम नेताजी। अरे प्रणाम प्रणाम, आइए आइए। अरे बड़ी अरे अब पैर बैठा छूइए, ठीक नहीं लगता है। नेताजी पैर छू लेने दिया करते। अरे भाई प्रेम तो दिल में होता है ना, तो मुझसे क्या चलिए बैठ। जैसा सुना था वैसा ही पाया नेताजी आपको। आप तो भगवान हैं हमारे। अरे भाई यहाँ आप गलत है सदन में सबसे योग्य आप ही दिखे। भाई। हमारा सम्मान तो आप लोगों से न है भाई, आप ही का समर्थन से तो हमारा सरकार बना। हमें तो समर्थन देना ही था, ऐसा आपका आदेश जो था। नेताजी सबसे बड़ी पार्टी है आपकी, हम निर्दलियों की क्या विचार। बस आप हमारे क्षेत्र के विकास का ध्यान रखें नेताजी। अरे भाई यहू को कहने का बात है, मेवालाल भाई, आपके समर्थन की खबर हमें समाचार पत्रों से मिल गई थी। अच्छा ये बताइए बलराम जी, मेवालाल जी, आपका संगठन का जो मुद्दा है ये क्या है? नेताजी समय आने पर ये भी आपको बता दिया जाएगा। चलिए भाई, ऐसा है कि आप बैठ जाइए। हमको बीहड़ में केवल 2 सीट मिला है ना, और हम बड़ा चिंता में हैं। हमको तो पूरा 8 सीट जीतने का भरोसा था। नेताजी बिहार में गुरजंत का पर्चा चल गया था ना, फिर आपने समझौता भी नहीं किया। कहा बात करते हैं संजराम जी, एक डाकू जिसके सिर पर 5000 का इनाम है, हम उससे समझौता कर लेते तो हमारा पार्टी का जमानत जब्त न हो जाता। तो ठीक है नेताजी, अब गुरजंत का क्या करेंगे? अरे भाई अभी सत्ता संभाले हैं, हमको बिहार का तो सारा ध्यान रखना ही ना पड़ेगा। आप बैठ जाइए। नेताजी डाकू लोग भी तो आखिर बेचारे इंसान ही होते हैं। आप सही कहते हैं वाला, हम जानते हैं कोई मजबूरी जरूर रहा होगा, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान के लिए हथियार तो नहीं ना उठेगा। नेताजी छोटा मुंह बड़ी बात, बिहार को जीतना है तो उनके कष्टों को दूर करना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई आप लोग। आप बैठ सकते, आप लोगों ने हमारा चुनाव घोषणा देख सुना, चुनाव प्रचार सुना होगा। हमने बोला था कि अगर हमको सत्ता मिलता है तो हम बिहार का स्वरूप बदल कर रख देंगे। नेताजी अगर आपकी आवाज बिहार में गूंजती तो हम 8 सीटों से हारते नहीं। अब बैठ जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए। हमने इस पर बहुत विचार किया। अब हम एक बिहार उत्थान योजना समिति बनाने जा रहे हैं, जिसमें जो है हमारा विपक्ष का सारा विधायक और शंकरराम जी सदस्य होंगे, ठीक है। और ये जो समिति होगा ना 15 दिन के भीतर शासन के सामने अपना रिपोर्ट पेश करेगा। लेकिन नेताजी आपने मेवालाल और बलराम को समिति से बाहर क्यों रखा? अरे भाई अभी हमारा बात कहाँ पूरा, बैठिए। इस समिति का अध्यक्ष होंगे हमारे माननीय बलराम जी और अध्यक्ष होंगे मेवालाल जी, ठीक है। नेताजी ये मत भूलिए, डाकू किसी संविधान और सरकार को नहीं मानते। संतराम जी ऐसा तो नहीं है। मेवालाल जी, मैं बिहार के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। ऐसा नहीं है संतराम जी, वरना वो चुनाव क्यों लड़ते? देखिए डाकू भी हमारा देश का सम्मानित नागरिक है, और किसी भी समस्या का विरोध के लिए लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध करना उनका अधिकार बनता है। नेताजी के विचार सही है, समिति के विश्लेषण से सब सामने आ जाएगा। नेताजी आपने चुनाव में डाकुओं के हाथ में समर्पण की बात कही थी। तो आपको कोई संदेह होता है? शंकर डीजी साहब से फोन मिलाकर हमारा मीटिंग तय कर दीजिएगा। देखिए मेवालाल जी, यह डाकू का आत्मसमर्पण हमारा प्राथमिकता पर है, ये ध्यान रखिएगा। नेताजी गुरजन को कौन राजी करेगा? सुना है डाकुओं में इकलौता पढ़ा लिखा डाकू है। अरे भाई तो इससे अच्छा खबर और क्या हो सकता है? पढ़ा लिखा डाकू। आप जाइए, शाम का जो मीटिंग होना है डीजी साहब से, उसका जरा व्यवस्था करा दीजिएगा, ठीक है। नेताजी हम इंसान हैं, जख्मी जानवरों के इलाज के बाद उन्हें जंगल छोड़ देते हैं। मेवालाल जी आप कुछ भी कहें,
हमको डाकू का इलाज तो करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं? बलराम जी क्या करें? जी जी। आहा, पत्रकार सुचित्रा भेजिए। नमस्कार नेताजी, मुख्यमंत्री बनने की बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सुचित्रा, धन्यवाद। आओ बैठो यार, बैठो। सुचित्रा, तुमको याद है जब हम अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, तुमने बोला था नेताजी आप चुनाव हार रहे हैं। मैंने ठीक ही तो कहा था। पूर्ण बहुमत कहाँ मिली आपको? बिहार में 2 के मुकाबले 8 सीटों से हारे हैं आप। लेकिन सरकार तो हमारा ही न बना है। अच्छा नेताजी। अरे भाई रुकिए रुकिए रुकिए, आपका परिचय करा देते हैं। देखिए ये है बलराम जी और वो है मेवालाल, दोनों निर्दलीय हैं और हमारा सरकार इन्हीं के समर्थन से बना। अच्छा, अरे नमस्कार। आप लोग याद करिए, आपके चुनाव क्षेत्र में मैं गई थी, आपकी फोटो भी अखबार में छपी थी। अरे सुचित्रा जी, आपको कैसे भूल सकते हैं? आपकी गाड़ी में धक्का जो लगाया था। भाई बड़ा दूर का परिचय निकला आप लोग का है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आपको जो मैं बात बताया उस पर आपने अमल करना है, अपना भी चिंतन मनन करना है। जी जी ठीक है? अच्छा बैठो सुचित्रा। हाँ तो बताओ आज क्या खोज खबर है? नेताजी, आप तो जानते ही हैं कि मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ। खोजी पत्रकारिता के सिवाय आजकल एक किताब भी लिख रही हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी नो द टाइटल ऑफ द बुक। दरअसल जब बिहार जाना हुआ तो वहाँ जो कुछ भी देखा बस एक किताब की कल्पना कर बैठी। लेकिन जैसे ही कोई अच्छा टाइटल मिलेगा मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। तो तुम डाकुओं पर किताब लिख रही हो? आप कैसे समझ गए? इसीलिए तो हमारा चुनाव प्रचार के दौरान पूरा बिहार का खाक छान रही थी। चलो ठीक है। अच्छा बताओ आज क्या काम? नेताजी, एक डाकू से मिलना। डाकू से मिलना? जी। कहीं तुम गुर्जन का बात तो नहीं कर रही हो? बिल्कुल सही समझे हैं आप। देखो शिशु, ये बिल्कुल असंभव है। देखो तुम मुखर्जी साहब का बेटी हो, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, वो हमारा बड़ा भाई के समान। तुमको समझा रहे हैं कि कादू का नाला पार करके जो बिहार की ओर जाता है ना, वो गोलियों से भून दिया जाता है। इन डाकुओं की गोली से क्या शहर और कस्बे के लोग नहीं मरते? अरे भाई वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम तो खुद अपना जान हथेली पर लेकर जा रही हो। किसकी जान हथेली पर नहीं है नेताजी। बेटा ऐसा है, तुम जो कुछ भी बात करो, बिहार में जाना खतरे से खाली नहीं। नेताजी, एक व्यक्ति ने मुझसे वादा किया कि गुर्जर के अड्डे से कुछ दूर पहले मुझे पहुंचा देगा। अच्छा जी। तो ऐसा है, मैं तो पुलिस वालों का शादी भर्ती में तुम्हारे साथ भेज दूंगा। नहीं नेताजी, मैं बिहार में अकेले ही जाऊंगी। कहीं मेरे साथ 2 पुलिसकर्मियों को देख वो डाकू हम तीनों को गोली न मार दे। तो सुनो बेटा, ऐसा है मैं एसएसपी साहब को चिट्ठी लिख दूंगा, वो तुमको वहाँ पहुँचाने का व्यवस्था कर दे। हाँ ये ठीक रहेगा। उसके कुछ दूर पर ही मुझे अपना संपर्क मिल जाएगा, वो मुझे गुर्जर के अड्डे तक भी पहुँचा देगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना बिहार खतरे से खाली नहीं है। खोजी पत्रकारिता में खतरा तो रहता ही है नेताजी। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कमाल का लड़की, जान हथेली पे लेकर डाकू का बीच में जा रहा है। नेताजी, नेता विपक्ष आपसे मिलना चाहते हैं। कौन? हरदयाल जी? अरे तो भेजिए उनको। अरे हो नेताजी। आइए 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 हरदयाल जी, आइए आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत आभारी हम भी हैं कि आप पधारे हैं। सोच रहा था आप व्यस्त होने के कारण हमें समय नहीं गया नहीं। अरे भाई कैसा बात करते हैं, अब तो सदन में रोजे ने मुलाकात होगा आपसे, हैं? बात यह है नेताजी, हमारे पास विधायकों की संख्या काफी कम है। ऐसे में आपको तय करना होगा कि स्पीकर विपक्ष का होगा या सत्ता पक्ष का। हरदयाल जी, जी। हमारा पार्टी गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाला पार्टी है और विदेश में भी इस बात का बहुत उदाहरण मिलता है
कि विपक्ष कितना भी कमजोर होगा ना तो स्पीकर विपक्ष का ही बनेगा और हम इस सिद्धांत का कायल हैं। आपने तो मेरा बोझ हल्का ही कर दिया नेताजी। दूसरे लोकतांत्रिक देशों में तो ऐसा ही चलता है। बिल्कुल। लेकिन क्या पता कब अपनी सरकार ऐसा ना करे। हम आपको आश्वस्त करते हैं, कोई भी कानूनी समिति, जांच समिति बनेगा तो बिना विपक्ष के सहमति के नहीं बनेगा। आप बड़े दिल वाले और बड़े विनम्र हैं नेताजी। योग्यता में भी आप सर्वश्रेष्ठ हैं। विपक्ष जनहित कार्य में सदैव सदन का सहयोग करेगा। हमको आपसे यही उम्मीद था। बहुत बहुत। अच्छा नेताजी, ये बताएं, क्या मंत्रियों की तय सीमा अधिक होगी? नहीं हरदयाल जी, मंत्री तो हम एक भी नहीं बढ़ाएंगे। अरे हाँ, ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जनता तो पहले ही टैक्स के बोझ के तले दबी हुई है। सरकार के अनाप शनाप खर्चे और त्रुटिपूर्ण योजनाएं रोकनी होगी। हरदयाल जी, हमको जनता ने चुना है और हम जो भी काम करेंगे वो जनहितकारी ही होना चाहिए। ठीक है, और यही राजनीति का धर्म है। कोई नई खबर सुनना चाहते हो तो मैं बताऊं। चिड़िया बोली नहीं कि तुम खबर सुनाने बैठ गए। अरे खबर ये है कि ऊंच गांव में कमला का लगन है, रात भर मिठाई बनी है, पूरा घर दहेज से भरा है। अरे दहेज में मेला बाबू का क्या मुकाबला? पूरे गांव की जमीन फर्जी कागज बनवाकर गिरवी जो रखी है, बस सरदार का इशारा हो जाए। 2 हफ्ते से कारतूस को बंदूक की नली में दबाए बैठे। तुम्हें हरदम बंदूक की लगी रहती। बन्ना, ऊंच गांव रसद पानी के लिहाज से हमारा खास गांव है। लूट और डकैती छोड़ो, आज हम लोग कमला का ब्याह नहीं होने देंगे। नहीं, मैं सब सुन रहा हूँ। कमला के लगन से कौन सी बैर है? ऊंच गांव का बच्चा बच्चा ये खबर जानता है। गुरजन, तू सो रहा था क्या? नहीं, देख जो बात है वैसे सही बता। तुम भूल गए क्या? कमला पढ़ी लिखी है और अब उसके बाप उसका ब्याह अभनपुर के जमींदार, जो हैसियत में उनसे 5 गुना ज्यादा बड़े हैं, उनके जाहिर लड़के से करवाना चाहते हैं। अरे जिसकी पहले ही 2 पत्नियां बढ़ चुकी। अरे तो क्या मेला बाबू अंधे हो गए हैं? आपके अंधे नाम नयन सुख। मेरा बाबू की टाए टाए पर उनकी पत्नी सुधा रानी ने घर पर और जबान पर ताला लगा रखा है। अरे सुना है कि 300 बाराती आ रहे हैं। सुना है गांव में पुलिस भी होगी। खतरा बहुत है, लेकिन मैं अपना एक भी आदमी खोना नहीं चाहता। अरे सरदार, हम डाकू हैं, खतरा दिन रात रहता है। हम चाहे खटिया पर सो जाए या ऊंच गांव की खटिया खड़ी कर दें। ऊंच गांव से हमारी कोई तकरार नहीं, लेकिन मेला बाबू से हमारा 36 का आंकड़ा है। एक पढ़ी लिखी लड़की को जाहिलों के यहाँ ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम सब के सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। आज चाहे बंदूक मुझे खुद क्यों ना चलानी। क्या बन गए? सरदार से पूछे बगैर गैंग से अलग जाना मना है। शपथ न तोड़। मुन्नी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार हमारी रूढ़िवादी परंपरा की देन है। छुआछूत और जाति बिरादरी एक ऐसा नाग है जो एक लाठी से नहीं मरता। लड़कियों की अशिक्षा समाज पे सबसे बड़ा बोझ है और इसको सुधारने के लिए मेरा जीवन समर्पित है। ठीक है, ये नेताओं वाली भाषण छोड़ ये बताओ करना क्या? बारात जब पक्की सड़क से कादुनाले गांव के कच्चे में उतरेगी तो मेला बाबू और उनके आदमी बारातियों को जलपान कराएंगे। हमला वही होगा। एक खतरा है, मेला बाबू के पास दोनाली बंदूक भी है और होना हो कुछ बारातियों के पास लाइसेंसी बंदूक भी होगी। अच्छा अहमद, ये बताओ, डर या गोली किससे भय लगता है? देखो, आदमी ना गोली से डरता है ना बंदूक से, लेकिन डर का खतरा बना रहता है। मैं भी यही समझता हूं कि आदमी मौत से नहीं, लेकिन मौत के डर से ज्यादा डरता है। यही हकीकत है सरदार। अहमद, तुम बारात के रुकते ही बस के अगले शीशे पर फायर ठोक देना।
शीशा फट जाएगा और सारे के सारे बारातियों में दहशत फैल जाएगी। वरना तुम चिल्ला चिल्ला कर ये कहना कि गुरजन गैंग का हमला। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम केवल दूल्हे से मिलना चाहते हैं। हमले के लिए तैयार है सब लोग? पीछे जाओ। अरे उतरो सर, जल्दी उतरो, देरी हो रहा है, उतरो। अरे फूफा जी उतर गए हैं बस से, आ रहे हैं आ रहे हैं। अब ये शहनाई क्यों नहीं बज रहा है? बज रहा फूफा जी, बज रहा। उठाओ। सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया। इसके लिए पूरे गैंग को बधाई। कोई बधाई का समय नहीं है। पुलिस की नजर में हमारा नाम एक और हत्या में दर्ज हो गया। गुरजन, तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन आज कमला को भी जीवन दान मिला है। हम लोग आज जिस नतीजे पर पहुंचे हैं और ये हमला जिस वजह से हुआ है, उसके लिए पीहड़ में पर्चा पहुंचाने का समय आ गया है। सरदार, हंस क्यों रहे हो? सरदार, मैं हंस नहीं रहा हूँ, हंस से ही रोक रहा हूँ। सुना है आज अखबारों में हमारे गैंग का नाम छपा है और ये भी लिखा है कि बुज़दिल बरातियों के पास 20 लाइसेंसी बंदूक थी, फिर भी डर से थर-थर कांप रहे थे। बस, वरना बोलो, अब बिहार में क्या पर्चा भेजा जाएगा, इसका अनाउंस गुरजंत करेंगे। किसी भी लड़की की शादी 18 साल से पहले ना हो। लड़कियों की शादी उनकी सहमति से होगी। बाराती केवल 25 से ज्यादा ना हो। दहेज की कोई मांग नहीं होगी। पिता बिना दबाव अपनी बेटी को अपने सामर्थ्य से उपहार दे सकता है। विदाई सुबह 11 बजे गांव में प्रवेश करे और विदाई शाम 5 बजे तक हो जाए। कोई भी गैर बराबरी और गैर बिरादरी में प्रेम विवाह करने वाले का विरोधी गुरजंत गैंग का विरोधी माना जाएगा। पीहड़ की लड़की का अगर ससुराल में उत्पीड़न हुआ तो हमारा गैंग उसके घर जाएगा। लड़के लड़कियों की शिक्षा अनिवार्य होगी। नए विद्यालय खोलने के लिए शहर के नेताओं एवं अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। अरे ये कौन आ रहा है? भैया कौन है? क्या बात है? भैया मैं कमला हूँ भैया। आपने जैसे बारात लूट के मेरी शादी रोक दी। भैया आगे कुछ कीजिए भैया, ये लोग मेरी शादी कहाँ कर देंगे? मैं नहीं जानती भैया, कुछ
कमला, कुछ कीजिए कमला, भैया। कमला, कमला, कमला। रो मत कमला, रो मत। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम पर भरोसा रखो। अफसर, जी सरदार, हमने 4 सदस्यों के साथ कमला को उसके घर तक छोड़ो। कमला, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी उच्च शिक्षा में कोई कठिनाई नहीं आएगी। अफसर, जाओ। जय भवानी मैया। ये धमाल तो हो गया मुन्नी, लेकिन जो चुनाव के नतीजे आए हैं जरा उस पर भी बात कर लिया जाए। अरे पन्ना, क्या बात करोगे? बिहार में 12 में से 8 सीटें अपने खड़े किए गए उम्मीदवार अब विधायक की शपथ ले चुके हैं। ये लंबी लंबी ना आंको, ये तो मेरे गुरजंत का चुनावी पर्चा था जो पूरे बिहार में दौड़ गया। कहने को तो ये ठीक है कि हमारे यहाँ लोग जीते हैं, लेकिन नेताजी के 2 लोग मेवालाल और बलराम हमारे प्रत्याशियों को हराकर जीते। मैं उनका सम्मान करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। भाई, आज तो खुशी मनाने और नाचने का दिन है। गुरजंत कहना चाहते हैं कि बिहार भी हर सुख सुविधा का हकदार है, वरना बात इसके आगे भी है। आज अमीर और अमीर होता चला जा रहा है और गरीब गरीब अपनी जगह से नीचे चला गया है। सोचने वाली बात यह है कि ये गैर बराबरी कैसे खत्म होगी। वैसे एक उपाय तो है जिस पे अगर गौर किया जाता तो हालात कुछ सही हो सकते हैं। जलाल, अब वो उपाय भी सुझा दो। गैर के जिस पर्चे से हम बिहार में 12 में से 8 सीटें जीते हैं, अगर वही पर्चा पूरे प्रदेश में बांटा जाता तो आज हमारी अपनी सरकार होती। चुप रहो तुम। हमने कोई देश या प्रदेश का ठेका नहीं लेके रखा हुआ है। बिहार के जंगलों में जानवरों जैसी जिंदगी बिता रहे हैं। ना कोई परिवार है, ना कोई संस्कार है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो बिहार के डाकू, उनके युवा, बुजुर्ग और बच्चों के कुछ काम आ सके, तब समझ लेना कि पवित्र रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी ने हम सबको अपना अवतार बना लिया है। ये हमारे 8 विधायक 142 विधायकों के सामने क्या मुंह खोल पाएंगे? तुम ना समझो मुन्नी, 8 विधायक नहीं, ये पूरी सेना है, सेना। और ये मत भूलो, नेताजी चुनाव के समय बिहार में एक कार्यालय तक नहीं खोल पाए। वरना हमारी समस्याएं क्या है, हमारा मसला क्या है, इसे अब हमें सरकार से पूरा करवाना है। वैसे हमने साबित तो कर दिया है कि हम खोखले वादों को ठुकराकर हमने सदन में अपने विधायक भेज दिए हैं। ये सब तो ठीक है, आखिर हम ठहरे डाकू, पुलिस हम पर हर वक्त नजर रखती है। अरे ये तो गैंग की चालाकी है कि अब तक पुलिस को छकाते रहे। अब इस करारी शिकस्त के बाद देखते हैं नेताजी बिहार में क्या विकास कार्य करते हैं। हमसे तो पूछने से रहे, देखते हैं विकास क्या करते हैं। पन्ना, अरे अभी तक तो हमें ये भी नहीं मालूम कि नेताजी कौन है, उनकी नीति क्या है, उनकी नीयत क्या है और उनकी सरकार कितनी पारदर्शी रहेगी। तुम दिल्ली से पढ़कर आए हो ना, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। पन्ना, मेरे भाई, दिल्ली से पढ़कर आने से क्या होता है? अब हालात बदल गए हैं तो आप लोगों के साथ हूं ना आप लोगों के साथ। भैया, आप जिस तरह पर्चा लिखाते हैं ना, वो कोई अक्ल वाला पढ़ा लिखा ही कर सकता है। हमने तय कर लिया है कि नेताजी को बिहार में घुसने नहीं देंगे, उनके मुंह को गाली से पोंछ देंगे। चुनाव हो रहे हो या ना हो रहे हो, हमें किसी के मुंह पर गाली बोलना, स्याही छिड़कना या जूता फेंकना कि बहुत गलत बात है। कैसी बातें कर रहे हो गुरजंत? अरे जूता फेंकना, गाली पोतना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारी पुरानी परंपरा है। क्या हमने अंग्रेजों के मुंह पर गाली नहीं पोते, जूता नहीं फेंके? मैं फालतू की बातों का जवाब देना पसंद नहीं करता, समझ गए?
सदन में बहस पूरी हो गई हाँ नेताजी? चल रही, बस अब परिणाम आता होगा। अच्छा, तो क्या मतगणना अभी भी चल रही है? हाँ हाँ, बस फैसला आता होगा। परिणाम तो नेताजी आपके ही पक्ष में आएगा। अगर कोई भीतर घात ना हुआ तो हाँ लगभग सभी तो राजी थे। सुना तो ये भी है मजदूर सभा वॉकआउट करेगा। देखिए ऐसा है ना, मजदूर सभा जो है वो गांधी जी का डाकू सुधार आंदोलन से प्रभावित था, ठीक है। ऐसे में उनका क्या होने वाला है कि अपना ही पार्टी के सिद्धांतों से थोड़ा दुविधा चलना, इसलिए वो वॉकआउट कर दिया। ये कुर्सी उर्सी यहाँ ले गए, अभी वो हरदयाल जी आते होंगे, हरदयाल जी समाचार लेके आएंगे। अभी वो जैसे अभी रिजल्ट आने वाला है ना, अरे भाई वो नेता लोग आ रहे हैं, कुर्सी लगाइए ना, आप लगाए, उठ के लगा दीजिए जरा सा। अरे हरदयाल जी आ जाइए। हरदयाल जी कह रहे थे कि हम समाचार जैसे थोड़े वक्त से पास होगा तो वो लेके आएंगे। ठीक है, हरदयाल जी को बुलाइए जल्दी से भाई, हमें आगे बधाई हो नेताजी। आइए आइए भाई, हम तो आगे का नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। अरे थोड़ा विलम्ब हो गया मुझे। चलिए बैठिए। तो कैसा रहा, फिर पास हो गया ना? अरे सदन में आपका पहला बिल ध्वनि मत से पास हो गया। मजदूर सभा भी आपके साथ है। बधाई हो नेताजी, बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरदयाल जी, जी। ये मजदूर सभा का पक्ष कुछ समझ में नहीं आया। देवालाल जी, आप तो हाल ही में अभी चुनाव जीत कर आए हैं, बहुत सारी बातें आप समझेंगे नहीं। दरअसल मजदूर सभा में कुछ दुविधा दिखी। एक ओर तो वो चाहते हैं कि बीहड़ में डाकुओं की समस्याओं का हल हो, और दूसरी ओर वो हथियार डलवाने के भी पक्ष में नहीं है, वरना बीहड़ में शक्ति संतुलन बिगड़ जाने का खतरा हो जाएगा। भाई वाह हरदयाल जी, आपने मजदूर सभा के विचार का कितना बढ़िया विश्लेषण कर दिया। मतभेद वैचारिक हो सकते हैं नेताजी, अन्यथा हम तो मित्र है ही। अरे आप हमको मित्र कहते हैं, हम तो आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं। अच्छा होगा नेताजी कि आकाशवाणी में आप इसी विधेयक के पारित होने की घोषणा करवा दें। ये तो बहुत अच्छा होगा। खबर बीहड़ के जंगलों में आग की तरह फैल जाएगी। शंकर ऐसा करिए, आप अगर आकाशवाणी में देना तो 2-4 लाइन बोलना पड़ेगा ना, तो उसको आप बना दीजिए, हम फिर वही पढ़ देंगे। मैंने उसमें 2-4 लाइनें लिख दी हैं, उसको सही करना है, आप देख लीजिए। अच्छा, तो इसको ऐसे शुरू में पढ़ा जा सकता है कि बोला जाना होगा, उसको पढ़ के तो मिलेगा नहीं, बोला जाएगा। तो कि हमारा प्रदेशवासियों और विशेषकर बीहड़ के भाइयों, हमने अभी बीहड़ उत्थान योजना का बिल पास किया है, जिसके अंतर्गत आपके हित के लिए इतने बिंदुओं पर विचार किया गया है। जैसे इस विधेयक में कहा गया है कि सभी डाकुओं को आत्मसमर्पण करना होगा, ठीक है। उस पर जो भी मुकदमा लंबित है उस पर अदालत फैसला लेगी और सरकार अदालत के फैसले पर विचार करेगी, और बीहड़ में शांति हो जाए तो डाकुओं का सजा माफ करने पर विचार करेगी, और बीहड़ में शक्ति संतुलन बना रहे इसके लिए बीहड़ का डाकू परिवार को बंदूक का लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक है, बढ़िया रहेगा। तो आप इसी को थोड़ा सा अपना तरफ से ठीक ठाक करके जोड़ दीजिएगा, बोल दिया जाएगा आकाशवाणी में। और नेहरू जी, आकाशवाणी में रात को 8 बजे मैं आपके इसी घोषणा को कि पारित होने की व्यवस्था करवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरदयाल जी, हम चाहते हैं कि आपका पूरा विपक्ष का सहयोग हमारा सरकार को मिलता रहे। नेताजी, हमारा सहयोग तो सरकार के गुण दोष के आधार पर ही रहेगा। अच्छा नेताजी, आगे कल सुबह दिल्ली पहुंचना है। कहा आप दिल्ली जा रहे हैं? जी। तो हमारा एक काम कर दीजिएगा। हाँ, यही तो मैं एक पत्र देख रहा था, इसमें बार बार ऐसा है, इसको आप पंडित जी तक पहुंचा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी, जो आपने मुझे इस योग्य समझा। अरे आप तो बड़े भाई हमारे। कल सुबह 11 बजे तक मैं इसे पीएम साहब के टेबल पे रखवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, चलिए, नमस्कार। बहुत नेताजी, विरोधी दल पर इतना विश्वास ठीक नहीं।
कैसी बात करते हैं संतराम जी? सदन में तो आए दिन बैठिए बैठिए आप। सदन में आए दिन सरकार तो भाई विपक्ष नहीं देख लेता है, सब सदन में चर्चा होता है। आपका यह अतियात विश्वास मेरी समझ से बिल्कुल परे है। नेताजी, सदन में तो और भी घोषणाएं हुई हैं। हाँ, और भी घोषणा हुई है। देखिए, ये डाकू लोग जो भी हैं, जो सरकार पर भरोसा करेगा ना, तो उनका माफी हो जाएगा और उनके लिए नौकरी, रोजगार और जमीन ये सब दिया जाए। और इसके अलावा सुनिए, बिहार का पूरा जितना भी इलाका है उसमें जो है सड़क का, अस्पताल का, पानी, बिजली, इस सब का इंतजाम किया जाएगा, ये पक्का विश्वास करेंगे। नेताजी, बिहार में डाकुओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अरे भाई, बिहार में डाकुओं का सबसे बड़ा दुश्मन प्रदेश पुलिस है। अरे मेवालाल जी, डाकू अगर आत्मसमर्पण कर लेंगे तो पुलिस से क्या वास्ता रह जाएगा? पुरानी कहावत है, अनपढ़ दोस्त से अच्छा पढ़ा लिखा दुश्मन। तो इसका मतलब अनपढ़ डाकू लोग आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। नेताजी, आजादी के बाद भ्रष्टाचार ने अपना मुंह खोल दिया है। पुलिस चील और गिद्ध बनकर उनके परिवार को नोचेगी और पैसे न मिलने पर फर्जी मुकदमों में भी फंसाएगी। पैसे ना मिलने पर इनकाउंटर भी कर देगी। ठीक है, आपका चिंता वाजिब है, लेकिन ये आपका अपना विचार है। देखिए, आप लोग जानते हैं, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्रालय का जो पोर्टफोलियो है वो हमारे में पास है। सारा लॉ ऑर्डर हमें न देख रहे हैं, तो कोई भी ऐसा गलत काम, गलत विरोध, तोड़ फोड़ तो हो ही नहीं सकता। हम सबको सही कर देंगे। अच्छा नेताजी, अब अनुमति था। बस आप लोग भैया बार बार बैठना अच्छा नहीं। ऐसा है, आप लोग को जो हमने जिम्मेदारी सौंपा है, आप अपने आप को सरकार का ही आदमी मानिए और बिहार उत्थान योजना पर पूरा हमको सहयोग करें। बिल्कुल नहीं। ठीक। पिताजी, मुझे लगता है इस विधेयक की बहुत चर्चा होगी, अच्छे में भी और बुरे में भी। चर्चा तो होगी अच्छे में भी और बुरे में भी, लेकिन हमको देखना ये वो लोग कौन है जो इसका विरोध करेंगे, वो लोग कौन है, इसी को समझने का प्रयास कर रहा हूं। शायद यह वही लोग हैं जिनकी डाकुओं से मुकदमेबाजी चल रही है, जिन्होंने अपनों को डाकुओं के हाथ खोया। संतराम जी, आप विचार करते हैं लेकिन थोड़ा सा धैर्य कम करते हैं। देखिए, ऐसा है कि हम कोई भी समस्या का समाधान अगर जनता के बीच ले जाए तो उसका 100% हमको सही फैसला हमारे अनुकूल मिलेगा, ये बिल्कुल असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने जीवन खोया, चल अचल संपत्ति खोई है, विधेयक इसका घोर विरोध करेंगे। अरे भाई, तो वो तो हमारा एजेंडा ही है ना कि हम पूरे बिहार का जितना समस्या है, जो सब हम सही करेंगे, वही हमको देखना है, इसीलिए हम सरकार में आए हैं। नेताजी, नेताजी, आज डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया था, उसके मुखिया जयचंद लोहार आए हैं। जयचंद लोहार भेजिए। बैठे संतराम। प्रणाम नेताजी। प्रणाम प्रणाम जयचंद जी, आइए 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 आइए। अरे भाई, ये माला वाला का सब, अरे भाई देखिए, पैर छूना हमको पसंद है, दिल में प्रेम होना चाहिए। और जगह तो चपरासी की भी पैर छूने पड़ते हैं नेताजी। बैठ जाए। अरे बैठिए बैठिए। संतराम जी, ऐसा क्यों नहीं करते कि इनका जो दल है, जिसका 8 विधायक जीता है, उनको अपना पार्टी में शामिल कर लेते हैं और इनको जो है आप विधानसभा का पर्चा भरवा, विधान परिषद का पर्चा भरवा दीजिए, तो ये भी एमएलसी बन जाएंगे, पार्टी में आ जाएंगे। जान अच्छा है नेताजी। धन्यवाद नेताजी, धन्यवाद। अरे भाई, आप बात क्यों नहीं नवाते? आपकी कुर्सी बहुत पसंद आई नेताजी। जयचंद जी। तनी सुना, ये जो कुर्सी है ना, इस पर जो भी बैठता है वो इनका किराएदार होता है, वो मालिक होती है जनता।
और जनता कब किस किराएदार को कैसे धक्का मार के कैसे निकाल देती है कौन जानता है। अब ये तो आप ही जानेंगे आप भाई मुख्यमंत्री। अच्छा नेताजी प्रणाम। अच्छा तो जो हम बात कहे हैं उस पर विचार कर लेना जी, आगे भविष्य थोड़ा उज्जवल हो जाएगा। अरे जरूर जरूर नेताजी। प्रणाम नेताजी। अरे शंकर जी नेताजी आप हमारा आगे का क्या कार्यक्रम है। नेताजी कल आपका बिहार में दौरा है। अच्छा तो सर्किट हाउस पे सब इंतजाम करा दीजिए। जी ठीक है। अरे गैंग का कोई मौजूद है या नहीं? मैं और बलराम आए। सरदार तुम लोग बैठो, हम लोग अभी आ रहे हैं। अरे तुम लोग तो कल आने वाले थे, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी तो नहीं हुई, बस आपके गुर्गों ने तराशी ले ली। अरे उन्हें इसीलिए तो रखा है भाई। अरे बलराम जी अब जाने भी दीजिए। सरदार, इन दोनों ने हम लोगों के साथ धोखा किया। बाहर इनके शूटर खड़े हैं। अरे घबराए नहीं, अंग रक्षक हैं हमारे। पिताजी से मुलाकात हुई? मुलाकात तो हुई। इतने साधारण व्यक्ति जिसमें ज्ञान का भंडार हो। अरे भाई जो ये कहता हो कि जनता ने जिताया है, तो हमें बतौर प्रदेश मुखिया अपनी पार्टी द्वारा चुनाव में घोषणा पत्र को लागू करना होगा। हम लोग मन में जो नेताजी के लिए तस्वीर बनाए हुए थे वो गलत साबित हुई। नेताजी कह रहे थे मैं स्वयं गुरजन से मिलने के लिए इच्छुक हूँ। मुलाकात तो तब हो सकती है जब गुरजन अपने साथियों के साथ हथियार डालने के लिए राजी हो जाए। पुलिस और नेताओं से तो हमारी बैर है। जिस दिन सरकार चुनाव में किए हुए ऐलानों को पूरा कर देगी उस दिन मैं हथियार डालने पर विचार करूंगा, तब तक नहीं। क्यों? क्योंकि मुखिया, जमींदार और सरपंच अभी जिंदा हैं। वैसे बिहार ने हमें दिया ही क्या? बिहार ने हमें क्या दिया? बिहार ने हमें जीवन दिया, हमारी रक्षा की। अगर बिहार में पुलिस या सरकार को किसी से सबसे ज्यादा भय है तो वो गुर्जर गैंग से। जब तक ये भय, ये डर, ये जीवित है तभी तक हम जिंदा हैं। वैसे गुर्जर हमें चुनाव में अपने प्रत्याशियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। नेताजी से शिकायत वो करे जिसकी समस्या को नेताजी ने हल न किया हो। अरे माना वो प्रदेश के मुखिया हैं, लेकिन उन्हें हमारी समस्याओं का क्या पता? सुबह से शाम मिलने वालों का मेला लगा रहता है, बिहार की हर समस्या को जानते हैं। हाँ, वो नेता नहीं समाज सुधारक हैं। किस अपराध में किसका हाथ है ये नेताजी को समझाने की जरूरत नहीं। देखो, नेताजी एक योजना बना रहे हैं कि सरकार अगर बिहार के डाकू हथियार डाल दे तो सरकार उन्हें जेल भेज देगी और अदालत अपने फैसले में जो सजा सुनाएगी सरकार उसे माफ करने का प्रयास करेगी। ये प्रस्ताव नेताजी ने सदन में पेश कर दिया है। किसी भी दिन बहस के बाद कानून बन जाएगा। गुर्जर, ये नेताजी की चाल भी हो सकती है। कुछ इस तरह की योजना अंग्रेज सरकार भी करती थी। हथियार डालने वाले डाकुओं को काला पानी में फांसी दे दी जाती थी। अरे भाई, तुम नेताजी से नहीं मिले हो तभी तो ऐसा बोल रहे हो। सदन में हमारे नेता माननीय नेता हैं, तो बिहार के माननीय नेता गुर्जर। हमें तुम्हारा नेता कहा तो दोनों की दोनों गोलियां तुम्हारे सीने में गाड़ दूंगा। अरे गुर्जर भाई, बदनाम करना खपाओ। तुमने भी तो बताया नहीं कि तुम बिहार में क्यों पड़े हो। खबरदार, गुर्जर कोई तुम्हारे हाथ का खिलौना नहीं है, उसके खुद बहुत अक्ल है। गुर्जर का लिखा पर्चा सरकार के हाथ लग गया है, इसका मतलब ही समझते हो? अरे पर्चे में ऐसा क्या गलत लिख दिया कि सरकार को नागवार गुजर रहा है? और वैसे भी हमारे पर्चे से बिहार में कोई आग नहीं लग गई। ये पर्चा बिहार में रहने वालों के भले के लिए है। पवित्र रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी, वो भी तो पहले डाकू ही थे। बिहार समाज को हमारा आदेश मानना ही पड़ेगा, और जिसने भी आदेश नहीं माना हम उसके घर को आग लगा देंगे। ठीक है गुर्जर, हम लोग चलते हैं।
कल सदन है, लेकिन एक बात कहे जा रहे हैं, जनता हम दोनों पर विश्वास करती है, वरना हम दोनों तुम्हारे समर्थित प्रत्याशियों को हरा ना पाते। ये फालतू की बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम दोनों ने पर्चा भरा था, मुझे उसी समय समझ आ गया था कि तुम दोनों हमारे प्रत्याशियों को हरा दोगे। एक बात कह दो गुरजन, तुम मेरे भाई जैसे हो, लेकिन सरकार से टकराने की सोचना भी मत। अच्छा, चलता हूं। डरो नहीं मैडम, ये गुर्जर गैंग का ही अड्डा है। पानी मिलेगा? हाँ। मुंह भी धो लो मैडम। रात भर बिहार में चलकर यहाँ पहुंची हूँ। शाबाश, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम बहुत निडर हो। क्या तुम्हारी कलम भी तुम्हारी तरह निडर है? मैं और मेरी कलम किसी से नहीं डरते। तुम ही गुरजन हो ना? ठीक पहचानी मैडम जी। गुरजन, तुम्हारा चेहरा तो जाना पहचाना सा लगता है। देश के लाखों पढ़े लिखे बेरोजगार सड़कों पर मारे मारे घूम रहे हैं, उनकी शक्ल मेरे जैसी ही तो है। कि तुमने मुझे अपना इंटरव्यू देने के लिए यहाँ बुलाया। बातों का समय नहीं है मैडम, सवाल पूछिए। मैडम, पास आने की कोशिश ना करो, दूर से बात करो, दूर से। मुन्नी, तुम अंदर जाओ, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। ठीक है, लेकिन ये और पास ना हो पावे। मुन्नी, जाओ। अच्छा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम मुझे अपना असली नाम बताओ। बीहड़ की इस मुश्किल जिंदगी में डाकू कभी अपना नाम नहीं बदलते मैडम, पूछिए। अच्छा, मतलब तुम्हारा असली नाम गुरजन ही है। चलो, हाँ, एक बात मैं और बता दूं, अगर तुम्हें किसी भी प्रश्न का जवाब ना देना तो जरूरी नहीं है कि तुम उसका उत्तर दो। जंगली जानवर देखे कभी आपने? हमें जंगली जानवरों की तरह समझिए, ना कुछ छुपाते हैं ना कुछ दिखाते हैं। आपको जो भी पूछना हो पूछिए, आराम से, बिल्कुल। चलो ठीक, तो सबसे पहले अपने डाकू बनने की कहानी बताओ। ये कोई कहानी नहीं है मैडम, मेरी जिंदगी की हकीकत है, और कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं। अच्छा, ठीक है, चलो बताओ, डाकू कैसे बने? वैसे एक तरीके से देखा जाए तो आप ठीक ही तो कह रही हैं। ये कुछ 12 साल पहले मई जून की बात थी। मैं शहर से डिग्री लेकर अपने गांव पहुंचा। मुझे याद है कि मेरे कंधे पर एक बस्ता था और उस बस्ते में ढेर सारी किताबें थी। उस बस्ते में मेरे पिताजी के लिए एक छोटा सा ट्रांजिस्टर था और मेरी बहन के लिए चूड़ियां भी थी। पहले तो ये बताओ कि तुमने डिग्री किस कोर्स में ली? अरे छोड़िए मैडम, इन सब बातों में क्या रखा है, रात गई बात गई। अच्छा, माना कि तुम नहीं बताना चाहते, लेकिन इस वक्त हम लोग एक दोस्ताना माहौल में बैठे हैं। मैं नहीं छापूंगी इस शर्त पे बता दो। मैडम, ये गैंग का अड्डा है, गैंग का, इसे कोई दोस्ती का अड्डा ना बनाओ। नहीं, बात करने दोगी? अंदर जाओ। हाँ, तो तुमने डिग्री किस में? मैंने जेएनयू से समाजशास्त्र में एमए किया है। एमए? चलो ठीक, फिर आगे क्या हुआ? मैं जेएनयू से जब अपनी डिग्री लेकर अपने कच्चे मकान में पहुंचा तो मेरी 15 साल की छोटी बहन मुझसे चिपट गई। तो मैंने उससे पूछा, बापू कहाँ है?
तो उसने कहा कि भैया तुम्हारे आने की खबर चिट्ठी से मिल गई थी। मैंने बापू से कहा कि भैया चने की रोटी बहुत स्वाद से खाते हैं, तुम सरपंच से अपनी बकाया मजदूरी ले आओ और कहना कि इस बार हमें गेहूं नहीं चना दे। अच्छा, बहुत देर इंतजार करने के बाद जब मेरी छोटी बहन नहीं लौटी तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही सरपंच के घर चला जाता हूं। फिर क्या हुआ? वहां जाकर देखा तो वहां का नजारा ही कुछ और था। मेरे बाबू का सर फटा हुआ था। मैंने उन्हें संभालते हुए पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं मजदूरी में चना मांग रहा था। तो सरपंच के लड़के ने बोला कि पहले लकड़ियां छील दो। उसके बाद भी उन्होंने मजदूरी में गेहूं देना चाहा। तो मैंने कहा कि आज मेरे बच्चे गुरजन को शहर से आना है, वो चने की रोटी बहुत स्वाद से खाता है। तो उस पर सरपंच का लड़का गंदी गंदी गालियां बकने लगा और मेरे सर पर लाठी मार दी। मेरे बापू ने मुझे बताया कि गुरजन जाओ देखो, जाओ देखो तुम्हारी बहन को ले गए। वो फटे कपड़े में उसे पर बैठी सिसक सिसक कर रो रही थी। उस दिन ऐसा लगा मानो किसी ने मेरी रगों में खोलता हुआ तेजाब डाल दिया। मुझे गुस्सा आ गया। मैं सरपंच की तरफ लपका और मैंने उसके हाथ से बंदूक छीन ली। मुझे बंदूक चलानी नहीं आती थी। फिर क्या किया तुमने? मैंने बंदूक के कुत्ते से सरपंच के लड़के के सर पर मारना शुरू कर दिया। सभी के सारे लोग मेरा पीछा करने लगे। मैं तेजी से गांव से बाहर निकला। मेरे हाथ में बंदूक थी। मैंने बंदूक पकड़ी और जोर से फायर हवा में किया। मुझे भी थोड़ी बहुत चोट आई। मैं जहां पर गिरा, ये पन्ना और मुन्नी ने मुझे पनाह दी। इस देश में आज भी गेहूं और चने की लड़ाई चल रही है मैडम। और फिर तुमने गुरजन गैंग बना लिया? नहीं मैडम, नहीं। मेरी बहन ही एक बात मेरे जीवन का सहारा थी। गांव से खबर आई कि जो 8-10 दिन पहले सड़ी लाश मिली थी वो मेरी बहन की थी। तुमने अपने पिता और बहन की मौत का बदला लेने के लिए लूट और हत्या को अपना पेशा बना लिया, गुरजन गैंग बना लिया। खैर, आप सरकार से क्या आशा रखते हैं? सरकार पर जब विश्वास ही नहीं तो आशा कैसे? तो गुरजन, तुम ये कह रहे हो कि नेताजी की किसी भी योजना पर तुम्हें कोई भरोसा नहीं? शहर को देखते हुए बिहार में बिजली का एक खंभा तक नहीं लगा है। सारी सड़कें कच्ची हैं और स्कूल और अस्पताल जैसे कोई सपना हो। कभी नेताजी की योजनाओं को जानने का कोशिश किया है? क्या करूंगा जानकर? हमें अपने बिहार की चिंता है बस। बिहार की समस्या को हल करने से पहले नेताजी चाहते हैं कि डाकू आत्मसमर्पण कर दें। तुम्हारा क्या विचार है इसमें? आत्मसमर्पण जिसको सरेंडर करना हो वो करे। गुरजन और उसका गैंग कभी सरेंडर नहीं करेगा। पिछले हफ्ते 8 डाकुओं ने नेताजी के कहने पर आत्मसमर्पण किया है। समझदार है जयचंद द्वार, जो उसने अपने साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। वरना सुना है कि इसी हफ्ते उसका एनकाउंटर होने जा रहा था। गुरजन, तुम हकीकत से भाग नहीं सकते। बीबीसी संवाददाता ने रिपोर्ट दी है कि नेताजी के आह्वान पर कई डाकू आत्मसमर्पण को तैयार हैं। बीबीसी संवाददाता क्या कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं सरेंडर नहीं करूंगा और हाँ, मैं अपने फैसले पे कायम रहूंगा। ठीक। गुरजन, तुम पढ़े लिखे, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँ। नेताजी की योजनाओं में अपना जीवन सुधारो और आत्मसमर्पण करो। चलती। रात तुम सबने रेडियो पर नेताजी का भाषण सुना। उन्होंने जो वादा किया था कि बिहार का विकास तभी होगा जब बिहार के डाकुओं का उत्थान होगा। अब आने वाला कल ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। बन्ना, हम सब गांव और कस्बे से निकलकर किसी न किसी तुक के कारण डाकू बनने पर मजबूर हुए हैं, लेकिन हमारा मकसद आज भी पूरा नहीं हुआ है। बन्ना, गुरजंत, लगता है सबकी कहानी एक जैसी ही। कहानी नहीं, मानो घूम फिर कर देश में चने और गेहूं का गृह युद्ध चल रहा है। अब देखना यह है कि ये गृह युद्ध कब खत्म होगा। ठाकुर, ब्राह्मण, मुखिया, सरपंच, ये सब मिलकर हम पर अंग्रेजों की तरह हुकूमत कर रहे हैं। थाने में रिपोर्ट लिखाने से पहले ये लोग नोटों की गड्डियां पहुंचा देते हैं। बीहड़ में आकर हम बीहड़ की मुसीबतों में फंस गए। अपने दुश्मनों को जवाब देने का मौका तक नहीं मिला हमें। गुरजंत, आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि तूने सरपंच और पटवारी को अपना दुश्मन घोषित कर उन्हें गोली क्यों नहीं मारी? उनसे बदला क्यों नहीं लिया? अहमद, तमीज से बात करो। गुरजंत गैंग का सरदार है। रहने दो मुन्नी, तुम ठीक कह रहे हो अहमद। कभी शिक्षक बनने की इच्छा थी मेरी, अन्याय से लड़ने का जज्बा पैदा करना चाहता था, लेकिन सब कुछ जलकर माटी हो गया मेरे दोस्त। अब नेताजी का हथियार डालने का प्रस्ताव आ गया है। मुझे इस घटिया प्रस्ताव पर आपत्ति है। वरना एक राय होगी तो हथियार डालने पर विचार करें, नहीं तो नेताजी का उद्देश्य कोई भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य तो हो नहीं गया। मुझे तो इस प्रस्ताव में बू आ रही है। मुझे तो ये नेताजी नहीं, कोई रहस्य लगते हैं। अरे हम बिना बीहड़ में तरक्की और विकास देखे हथियार डाल दे क्या? तुम ठीक कह रही हो। बिहार में विकास हो जाए फिर हम कहीं भी जाकर हथियार डाल देंगे। तुम लोग कान खोलकर सुन लो, इस धोखाधड़ी के खेल में हम हथियार नहीं डालेंगे। बात इसमें खेल कैसा? नेताजी ने यही तो कहा है कि उनकी योजना उन डाकुओं से है जो हथियार डालना चाहते हैं, उन डाकुओं से नहीं जो हथियार नहीं डालना चाहते। तो क्या जरूरी है कि सभी हथियार डाल दें? अरे गुरजन, जो तुमने बंदूक चलानी सिखाई है, उसके अलावा हमें कोई और काम भी तो नहीं आता। मैं तो कहती हूँ डाका भी मत डालो और हथियार भी मत डालो। हम लोग आस पड़ोस के किसी शहर में जाकर बस जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि जो डाकू सरेंडर नहीं करेंगे पुलिस उन्हें छोड़ देगी? पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी। मरना तो एक दिन है ही। आगे से मैं जहां भी रहूंगा सीना तान कर रहूंगा। गुरजन, तुम अपनी बताओ, तुमने क्या तय किया? बन्ना, सबसे पहले जाकर तुम सर्किट हाउस की खबर लो। आज तो नेताजी को आना था ना, लेकिन सर्किट हाउस 5 रोज पर, मुझे आने में वक्त लग जाएगा। तुम जाओ, तुम्हारे आने तक कोई कहीं नहीं जाए। अहमद, गुरजंत को कहीं जाने मत देना। गुरजन, तुम बताते क्यों नहीं हो तुमने तय क्या किया? इससे पहले कि मैं कोई राय रखूं, मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि मेरा फैसला सिर्फ मुझ पर लागू होगा, पूरे ज्ञान पर नहीं। वाह गुरजन वाह, पढ़े लिखे हो ना। अरे साथ जिए हैं तो साथ मरेंगे भी। देख मुन्नी, गुरजन सही कह रहा है। मुझे भी गुरजन से कुछ पूछना है, लेकिन मैं अपना सवाल गुरजन के फैसले के बाद करूंगा। नेताजी ने जियो और जीने दो का नारा लगाने वाले भगवान महावीर की सोच से योजना बनाई। मैं आज शाम को ही जाके नेताजी के सामने हथियार डालूंगा। गुरजन, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? पूरा गैंग इस फैसले के खिलाफ है। मुन्नी, अब मैं नहीं रुक सकता। मैं चाह रहा हूं। पूछो अहमद, क्या पूछने वाले थे? मुझे इसी योजना पर शक है। कैसा शक है? असल में गुरजन को पकड़ने का सरकारी जाल है। हथियार डालने के बाद गुरजन को ना छोड़ा तो गुरजन पुलिस के चंगुल में फंस जाएगा
और अगर ऐसा हो गया मुन्नी, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। अहमद ठीक कह रहा है गुरजन। अगर नेताजी ने तुम्हारे साथ धोखा कर दिया तब क्या होगा? अरे गुरजन के दिमाग में नेताजी भगवान की मूर्ति बनकर बैठ गए। गुरजन, कभी जेल तो गए नहीं हो, वहां क्या मुश्किल होती है तुम्हें नहीं मालूम। हाँ हाँ ठीक है, मैं जानता हूं कि मैं कभी जेल नहीं गया, लेकिन तुम लोगों के मुंह से सुना है ना कि जेल में जो अत्याचार अंग्रेज अपने कैदियों के साथ करते थे, सिलसिला अभी थमा नहीं। तो क्या फिर भी तुम हथियार डालने के लिए राजी हो? लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम बिहार के सबसे बड़े शिकार हो। अहमद, मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। गुरजन, मैंने फैसला कर लिया है। गुरजन तुम अभी नहीं जा सकते, तुम्हें पन्ना का इंतजार करना होगा। मुन्नी, रात बहुत हो गई है, पन्ना आएगा तो उसे मेरी तरफ से माफी कहते हैं। रुको गुरजन, मैं भी सड़क तक तुम्हारे साथ चलूंगा। ये बताओ, गुरजन तो आराम मत कर। अहमद गुरजन को बिहार पार सड़क तक छोड़ने गया है। अरे लेकिन मैं तो कह कर गया था, मेरे आने तक उन दोनों को इंतजार करना होगा। तुम उन दोनों को जाने कैसे दिया? अरे तुम लोगों को कौन रोक सका है? लेकिन तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ये बताओ, गुरजन को कहाँ छोड़ा है? गुरजन को बिहार पार ट्रक में बैठा कर आया, अब तक वो शहर भी पहुंच चुका होगा। सुबह जनता दरबार में नेताजी से मिल लेगा। किसी ने नेताजी की हत्या कर दी। क्या बकते हो तुम? तुम्हें कैसे मालूम? सर्किट हाउस में अचानक नेताजी को रुकना हुआ, किसी ने 2 गोली मारी। मैं गोलियों की आवाज सुनकर जैसे सर्किट हाउस पहुंचा, देखा नेताजी जमीन पर मरे पड़े थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? गुरजन गुस्से में शहर चला गया और इधर किसी ने नेताजी की हत्या कर दी। वाह किस्मत, तूने इस काले करतूतों से भारत जयचंद लुहार को भाग्य से मुख्यमंत्री बना दिया। सर, कई लोगों को समय दे रखा है, वे आपसे मिलना चाहते हैं। इकट्ठा रहे तो सबको अंदर। नहीं सर, सबको एक एक करके अंदर भेजना होता है। अच्छा, बैठ जाओ। लुहार, लुहार, नत्ता, मेरा दोस्त, नत्ता, नत्ता, नत्ता। सब ठीक? शंकर हमारे गैंग के, मेरा मतलब है मेरे गांव के, हमसे 1 महीने बाद बरी हुए थे। आपसे मिलकर बड़ा आश्चर्य हुआ। गाए गाए मतलब अचानक मिले हैं ना। लगता है हिंदुस्तान है, यहाँ हमारे जैसे भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अरे ये काम नहीं जाने तू, मगर इतना खूबसूरत कमरा, एकदम सजा धजा। तू मशहूर कारोबारी सुंदरलाल, तू के घर डाके में भी ना दिखाता। कहाँ पर? तुम परेशान ना हो, नत्ता डाक बंगले की बात कर रहे हैं। हाँ तो नत्ता ये बताओ, हमारे लिए गांव से क्या लेकर आए हो? देसी गुलाब परी, मेरा मनपसंद देसी ठर्रा, इसे सोमरस भी कहते हैं। शंकर, 3 गिलास लगाओ, आज गुलाब परी का रंग देखो। सर, मैं शराब नहीं पीता।
वो पिए और शराब नहीं पीते। सॉरी सर, लेकिन आप इस ऑफिस में बैठकर ये सब नहीं कर सकते। आप पीछे वाले कमरे में जा सकते हैं। अच्छा, तोरा नमकीन और नान वेज भिजवा देना, बड़े दिनों से तलब लगी है। सर, बाहर एक महिला पत्रकार भी आपका इंतजार कर रही है। महिला पत्रकार? भेजो भाई, भेजो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हार कुटिया के चारों तरफ कोई 100-150 पुलिस वाले तुम्हार सुरक्षा में लगल है। हाँ? फिर ये असलहा क्या टांगे फिर हैं? हाँ। अरे ये अंग्रेजी सिक्योरिटी रिवॉल्वर है, मेड इन जर्मन। अब हमको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ गई, तो क्या करेंगे? चलो ठीक है, हाँ। लेकिन इस असलहे और फट्टे को कुर्ते के नीचे कर लो। अरे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कहाँ बने थे असला छुपाने के लिए? हैं? बगल वाले कमरे में जाकर माहौल बनाओ। महिला पत्रकार आ रही है। सीएम सर नमस्कार। मैं पत्रकार नमस्कार। सुचित्रा। आइए आइए महोदय, आइए आइए, विराजिए विराजिए। सीएम सर जी, मैं आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। ये चंबल प्रदेश की परंपरा है। अरे वाह सुचित्रा, तूने सुना शंकर, मैडम ने हमें सर कहा। सीएम सर, आपके बारे में प्रदेश में लोगों को बहुत कम जानकारी है। भाई ये तो सब जानते हैं कि नेताजी कितना चाहते थे हमें। हमारी गैंग को अदालत से बरी होने के बाद हमें मजदूर संघ का सदस्य बना दिया। फिर उन्होंने आपको एमएलसी भी बना दिया। मैं विधायक नहीं बनना चाहता था। इस पर इसी नत्था ने कहा विधायक क्यों नहीं बनना चाहते? क्यों नहीं बनना चाहते? अरे मैंने पता किया कि सदन में अपना हथियार नहीं ले जा सकते। इस पर नेताजी ने कहा कि घबराओ मत, वहाँ बहुत सिक्योरिटी है, और हम विधायक बन गए। और फिर आप रातों रात सीएम भी बन गए। मैं सीएम नहीं, मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है, तो मुख्यमंत्री साहब, सुना है कि आप नेताजी से पहले सर्किट हाउस पहुंच गए थे। ये आपको किसने बताया? झूठ, बिल्कुल झूठ। देश प्रदेश में झूठ फैलाने वालों को लहर चली रही है। तो सच क्या है? सच तो यह है कि उस दिन नेताजी का ड्राइवर आया नहीं था। मैं नेताजी की गाड़ी चलाकर उनको साथ ले गया। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि लोग मुझे पहचान नहीं सकते। कहने लगे कि जयचंद लुहार नहीं हो सकता। जयचंद लुहार तो घोड़े पर चलता था। लोगों की बातों का जवाब देकर नेताजी डाक बंगले में दाखिल हो गए। उनके चेहरे पर इतना क्रोध मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और वो कमरे में जाते वक्त बड़बड़ा भी रहे। अब तो ये गलती मैं कर चुका हूँ। नेताजी को किस बात का पछतावा था? नेताजी जब जीप सूत रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे, हंस भी रहे थे। लगता है उसी ने किसी ने नेताजी से ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि नेताजी अपने ही रिवॉल्वर से आत्मघात कर बैठे। कल तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। आने दीजिए, आत्महत्या की पुष्टि हो जाएगी। अब आप इत्तेफाक से मुख्यमंत्री बन ही गए हैं, तो प्रदेश के लिए आपकी क्या योजना है? मैं इत्तेफाक से नहीं, भाग्य से मुख्यमंत्री बना हूँ। सब जानते हैं मैंने कब और कैसे पुलिस वालों की जान बचाता था। और रही बात योजना की, तो सबसे पहले मैं उस योजना को निरस्त करूंगा जिसका नाम है बीहड़ उत्थान समिति। आप इस योजना को कैसे निरस्त कर सकते हैं? ये तो नेताजी की लोकप्रिय योजना है। बीहड़ के डाकुओं को एक मौका है। आपके समझ में नहीं आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि डाकू हर हाल में डाकू ही रहता है। अब डाकू आपके साथ शहर में रहेंगे, हम शहर को बीहड़ नहीं बनाना चाहते। ऐसे तो आप भी डाकू हैं, और अब आप मुख्यमंत्री बन गए। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम समझती नहीं। समझ लो मेरी लॉटरी खुल गई। सब समझ गई मैं।
आप बेहड़ के डाकुओं को जीने का अधिकार नहीं देना चाहते। सुना है आपको सबसे ज्यादा खतरा गुरजंत गैंग से है। यह तुम्हें किसने बताया? कहीं गुरजंत के अड्डे पर जाने वाली महिला पत्रकार तुम्ही तो नहीं हो? बिल्कुल ठीक समझे आप। मैंने ही गुरजंत का इंटरव्यू उसके अड्डे पर जाकर लिया था। अरे सरकार, मेरे आईजी साहब, फोन करने का जरूरत थी, बुलाते हम ही आ जाते। अच्छा, उसे लॉकअप में रखिए। सुनिए, रिकॉर्ड मत चढ़ाइएगा। आप ऐसे किसी को बिना लिखा पढ़ी के लॉकअप में नहीं रख सकते। अब तुम्हें जाना होगा। वो हथियार डालने आया होगा। जाइए, अब हमें गुलाब परी बुला रही है। देखिए, अगर आपने गुरजंत को फंसाया तो मैं सब कुछ अपने अखबार में छापूंगी। गुरजंत को गए हुए 4 दिन हो गए। क्या हुआ, कहाँ है, कुछ पता नहीं। तुम लोग उसे ढूंढने क्यों नहीं जाते? अगर तुम लोग नहीं जा सकते तो मैं अकेली ही चली जाती हूँ। कैसी नासमझ वाली बात कर रही हो मुन्नी? शहर में पुलिस पहचानते हैं, गोली मार देगी। जाओ बैठो। अच्छा, मेरी ना सही अपनी तो कोई राय दो। लगता है गुरजंत किसी मुसीबत में फंस गया। पता नहीं उसे नेताजी की हत्या की खबर हुई कि नहीं। अगर वो नेताजी के घर पहुंच गया तो वो सुरक्षित भी है और जीवित भी। तुम सही कह रहे हो। हो सकता है ट्रक से उतरते समय उसकी बंदूक पुलिस ने देख ली हो और गिरफ्तार कर लिया हो। नेताजी की हत्या की खबर के बाद। अरे गुरजंत इतना नासमझ नहीं है, उसने शहर कोतवाली के सामने हथियार डाल दिए होंगे। शायद यही वजह है कि गुरजंत का पता नहीं चल रहा है। मुझे तो लगता है पुलिस ने गुरजंत के हथियार डालने वाली बात छिपा ली हो और गुरजंत पुलिस के चंगुल में फंस गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, आखिर गुरजंत तो इंसानी है और पुलिस हिरासत में हड्डियां नाच जाती है। हम लोग गुरजंत तक कैसे पहुंच सकते हैं? अमन, एक काम करो, हुलिया बदलकर शहर चले जाओ। नहीं, मैं ही चली जाती। नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा। अरे बन्ना, तुम्हारे घुटने में गठिया का दर्द है। पुलिस ने मुझे कई बार दौड़ाया लेकिन कभी पकड़ नहीं सकी, इसलिए मैं जाऊंगा। ठीक है। गुरजंत गैंग लूटपाट और हत्या के लिए कभी नहीं जाना गया, बल्कि मजबूर और निहत्थे निर्दोषों को बचाना उसका मुख्य उद्देश्य था। अरे ये तो भगवान ने क्या लिखा? गजब हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया अमन? सब ठीक तो है? नेताजी के बदले जिसने मुख्यमंत्री की शपथ ली है उसका नाम है जयचंद लुहार। ओहो, ये वही जयचंद लुहार है। इसने बिट्टू लाला के 3 मासूम बच्चों को गोली मार दी थी। लेकिन ये मुख्यमंत्री कैसे बन गया? अरे मुख्यमंत्री कैसे बन गया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन नेताजी ने पार्टी का सदस्य और विधायक बना दिया था। पुलिस ने खूंखार और इनामी डाकुओं के सरदार गुरजंत को गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगाया है कि वो केवल बीहड़ का ही डाकू नहीं बल्कि उसने नेताजी की हत्या का षड्यंत्र भी रचा था। अहमद, लगता है कोई आ रहा है। अब क्या लेने आई हो यहाँ? आज कोई रास्ता दिखाने वाला ही नहीं मिला और भीड़ में चलते चलते मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। तुम ये सोच कर आई होगी कि गुरजंत से मुलाकात हो जाए। नींद गलत समझ रही हूँ। मैं सब जानती हूँ। आज मैं यहाँ तुम लोगों को सच बताने पूरी जानकारी देने आई हूँ। क्या जानकारी? पहले तो मुझे ये बताओ कि गुरजंत यहाँ से कब गया? 15 मई की रात को। इसका मतलब 16 मई को गुरजंत को राजधानी पहुँच जाना चाहिए था। ये बताओ, क्या शहर में उसके कोई रिश्तेदार भी हैं? नहीं, उसका कोई रिश्तेदार नहीं। उसके पिता और बहन पहले ही मर चुके हैं। हाँ, उसका एक रिश्ता होने वाला है। वो कौन? वो मुझसे शादी करने वाला है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। 15 मई की सुबह गुरजंत राजधानी पहुंच गया होगा, उसे गिरफ्तार कर लिया होगा। 23 मई को अदालत में पेश करने से पहले उसकी जमकर
ने हमारे अड्डे का पता बता दिया हो? नहीं, गुर्जर किसी भी कीमत पर अड्डे का पता नहीं बताएगा। हमारी पुलिस जब 3rd डिग्री टॉर्चर इस्तेमाल करती है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। हो सकता है गुर्जर ने कबूल कर लिया हो। नहीं, गुर्जर मर जाएगा लेकिन अड्डे का पता किसी भी कीमत पर नहीं बताएगा। लगातार गुर्जर का मुकदमा सुना जा रहा होगा। आप सब ये बात तो जानते ही कि हमारे लोकप्रिय नेताजी की हत्या हो चुकी है और जयचंद लोहार ने पूरी पार्टी को अपने कब्जे में करके खुद मुख्यमंत्री बन गया। ये जयचंद लोहार जब मुख्यमंत्री बन गया तभी मुझे अंदाजा हो गया कि नेताजी का हत्यारा यही है। हाँ, गुर्जर तो एक दिन कह रहा था कि जहाँ नेताजी में अच्छाइयाँ हैं वहीं उनमें कुछ बुराइयाँ भी हैं। मुन्नी, कमी किसमें नहीं। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो एक उसे निभाता है तो दूसरा नहीं। ठीक कह रही है मैडम। अच्छा हाँ, मुझे तुम लोग को एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। इधर आओ। अब कौन सूचना है मैडम? 17 मई को आनंद फानंद में भारतीय मजदूर संघ की बैठक हुई। 18 मई की रात को जयचंद लोहार को गवर्नर ने मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी और 21 मई को बीहड़ उत्थान समिति को ये कहकर निरस्त कर दिया गया कि डाकू से पीड़ित पक्ष इससे सहमत है। ये ऑर्डिनेंस हमको कुछ समझ में नहीं आया मैडम। जब गुर्जर 16 मई की सुबह राजधानी पहुंच गया तो उसकी गिरफ्तारी 22 तारीख को कैसे हुई? ये जयचंद और पुलिस का षड्यंत्र है। बस अब कुछ बताने की जरूरत नहीं। जब जयचंद लोहार हथियार डाल दिया तो पुलिस उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं दिखाई? और फिर 22 मई की शाम पुलिस मीडिया को जानकारी देती है। जयचंद के इशारे पर ही गुर्जर की जमकर मार कुटाई हो रही है। लेकिन कुछ भी हो, हमें गुर्जर की मदद करनी होगी। 23 फरवरी को गुर्जर का मुकदमा 23 मई को सुना जाएगा। जयचंद इस पर दखल देकर कोई बड़ी सजा भी सुना सकता है। नहीं, अब रोने से कोई फायदा नहीं। हम तुम्हारे आंसू का दर्द समझ सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और गुर्जर को फांसी? नहीं, गुर्जर को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। किसी भी तरह गुर्जर की मदद की जाए। मैं तो समझता हूँ कि सबसे पहले ताराचंद वकील से भेष बदल कर मिला जाए, क्योंकि गुर्जर की तरफ से ताराचंद ही वकील है। देखो, ताराचंद वकील पैसा लेकर जमानत कराने में तो माहिर, लेकिन वो अच्छा मुकदमा लड़ता है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। ताराचंद वकील के अलावा हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। तुम लोग अपना समय बहस करके बर्बाद मत करो। अगर तुम लोग गुर्जर को लेने नहीं जा सकते तो मैं अकेली चली जाऊंगी, लेकिन गुर्जर को फांसी पर नहीं चढ़ने दूंगी। अदालत, उनके जूनियर पर हमला हुआ है। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। वैसे तो मैं अगली तारीख भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं इस मुकदमे का फैसला सुनना चाहता हूँ। क्या तुम इस अदालत में अपना पक्ष रखना चाहते हो? जज साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि आप मौका दे रहे हैं। इससे पहले शायद अगर किसी ने सुना होता तो मैं आज इस कटघरे में ना खड़ा होता। ये जज रघुनाथ की अदालत है, कहो क्या कहना है? अपराध की 12 साल जिंदगी से पहले मैं भी एक आम नागरिक ही था। मैंने जेएनयू से समाजशास्त्र में एमए किया है। फिर अपने परिवार को बचाने की संघर्ष में इस अपराधी जीवन में फंस गया। पुलिस ने हमें पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जिसे समाज शरण दे दे तो पुलिस तो क्या, कोई माइका लाल भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। पुलिस तो कहती है तुमने अम्माबाड़ी मुठभेड़ में अरेस्ट किया है। जज साहब, पिछले 12 सालों में चंबल प्रदेश और 22 थाने की पुलिस इस इनामी गुर्जर का बाल भी बाका नहीं कर सकी। अच्छा हाँ, तुमने एक हल्फनामा दिया था कि तुमने दिनांक 16 मई को रायता थाने में खुद आत्मसमर्पण किया था। ये सच है साहब कि मैंने 16 मई को रायता थाने में आत्मसमर्पण किया था, लेकिन मैं 23 मई की सुबह अखबार में ये पढ़ता हूं कि इनामी डाकू गुर्जर अंबाबाड़े थाने की पुलिस से मुठभेड़ में गिरफ्तार, नकदी और असले बरामद और 2 डाकू भागने में कामयाब।
हुजूर, 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक मेरे साथ क्या हुआ वो इस अदालत के सामने कभी नहीं आएगा, लेकिन उसके सबूत और गवाह आपके सामने मौजूद है। मुझे इस बेदर्दी से मारा जाता था कि मैं बेहोश हो जाता था। फिर होश में आने पर पुलिस का फिर वही सलूक। जज साहब, मेरे शरीर पर इतने घाव हैं मानो किसी ने मुझे कटीले तारों पर लेटाकर रौंद दिया। मेरे जख्मों को आपको देख लीजिए जज साहब, ये देखिए साहब। अदालत गवाह और सबूत मांगती है, यही कानून का पहला और आखिरी नियम है। मेरे जिस्म पर जमे खून के थक्के, तलवों पर जख्मों की गांठें, यही मेरा सबूत है और यही मेरा गवाह। तुम्हारी मेडिकल जांच और सरकारी वकील का रिजवाइंडर बताता है ये कैदियों से हुए झगड़े और मारपीट के निशान हैं। हुजूर, मुझे तो 7/13 पेट के खाने में रखा गया था, मैं झगड़ा कैसे करता? जज साहब, मैं भी अब अपनी अंतिम बात कह दूं। मैंने 12 साल बिहार में चट्टी रोटी खाई और कभी कभी तो पत्थर पेट पर बांध लेता था। फिर गांव के लोगों ने अपना दुख सुनाया तो हमने पर्चे लिखना शुरू कर दिए। जैसे कि लड़की की शादी उसकी रजामंदी से हुई, बाराती केवल 25 होंगे, दहेज की कोई मांग नहीं होती, पिता बिना दबाव अपनी बेटी को अपने सामर्थ्य से उपहार दे सकता है। साहब, गरीब माँ बाप की बच्चियों के लिए कोई पर्चा लिख दिया तो इसे पुलिस और सरकार ने राष्ट्र विरोध मान लिया। जैसे इस देश में अपने नियम कानून कायदे होते हैं, वैसे इस समाज के भी अपने नियम कानून कायदे संपन्न होने चाहिए। हमारे गैंग ने अदालत को चारों तरफ से घेर लिया है। हमारा मकसद सिर्फ अपने सरदार को साथ ले जाना है। चल गुरचंद, पुलिस कानून सब बिका हुआ है, ये लोग तुझे फांसी पर लटका देंगे। मैं अदालत से कहीं नहीं जाऊंगा। जज साहब, हमारे माई बाप, इनका जो भी फैसला होगा आखिरी फैसला होगा और मुझे स्वीकार होगा। अरे जो तुम कुर्सी पर बैठे सांप को भगवान समझ रहे हो, मुझे पक्की खबर है जयचंद लोहार के हाथ की कठपुतली है। गुरचंद, ये लोग तुझे खत्म कर देंगे। तुम चलो हमारे साथ। बाहर गैंग के सभी लोग असलहों के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। अदालत छोड़ के जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरचंद, ये कुर्सी पर बैठे जज साहब अगर सही न्याय करते तो आज बीहड़ में डाकुओं का जमघट नहीं लगता। अन्ना, मैं हुक्म देता हूं कि इसे यहां से ले जाओ। अगर पुलिस की गारद आ गई तो कोई बचेगा नहीं। देख गुरचंद, तेरा क्या हाल हो गया है। सही इलाज ना किया गया तो जख्म नासूर बन जाएंगे, और जब वहां तुझ पर अत्याचार हो रहा होता है तब ये जज साहब नहीं होते तुझे बचाने के लिए। अन्ना, इसे ले जाओ यहां से। गुरचंद, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम नहीं जाओगे तो मुझे भी अपने साथ रख लो। जिस अदालत पर तुम भरोसा किए बैठे हो, अगर ये अदालत सही न्याय करती तो आज बलात्कार, हत्या, अपहरण जैसे दोष इस समाज से खत्म हो जाते। जब तुमने मेरे गुरचंद को हाथ देखा, उसके शरीर पर बड़ी जख्म देखे, अरे तुम चाहती थी ना कि गुरचंद सरेंडर कर दे। मुझे मालूम था ये न्याय के रखवाले ये गुरचंद के साथ अन्याय करेंगे, ये उसे फांसी पर लटका देंगे। नहीं, ये अदालत है। तुम लोग जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं भी अदालत के फैसले का इंतजार कर रही हूँ। अभी तुम लोग यहाँ से जाओ। मुन्नी, चल चल मुन्नी। आप सभी बैठ जाए। गुरजर, अभी जो ये अदालत में नाटक हुआ और वो लड़की जो अदालत पर आरोप लगा रही थी, क्या इसकी पटकथा भी तुमने लिखी थी?
साहब, इन लोगों के जज्बात थे, ये पटकथा इन लोगों का दुख बयां करती है। चाहता तो मैं भी इन लोगों के साथ भाग सकता था। सुना है कि बड़े बड़े लोग मेरे मुकदमे में दिलचस्पी ले रहे हैं। साहब, सुना तो यहां तक है कि आपकी जान को भी खतरा है। अब इसमें मुकदमे का फैसला सुना रहा हूं। मैंने दोनों पक्ष की लगातार बहस सुनी और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सरकारी पक्ष किसी भी धारा में मुजरिम पर आरोप सिद्ध करने में असक्षम रही है। मुजरिम पर आरोप है कि पर्चे बांटकर उसने संविधान और सरकार की अवहेलना की है। सरासर गलत है। समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ युवा समाज की बेहतरी के लिए समाज से अपील करना कोई अपराध नहीं है। मुजरिम का संविधान के प्रति सम्मान से अदालत संतुष्ट है। उसका यह कहना कि 16 मई को रहता थाने में आत्मसमर्पण किया जब बीहड़ उत्थान योजना लागू थी, लेकिन पुलिस द्वारा गिरफ्तारी 22 मई दिखाई गई है, जबकि रिटायर्ड सिपाही मंगल सिंह ने गिरफ्तारी 16 मई बताई है। ये अदालत मंगल सिंह की गवाही को सही मानती है और गुरजंत को एक नया जीवन शुरू करने के लिए सारे आरोपों से मुक्त करती है। और ऐसे रेखा और अम्बाबाड़ी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करती है। साथ ही एक जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप करती है जो ये पता लगा कि गुरजंत का ये कहना कि पुलिस ने 16 मई की गिरफ्तारी जानबूझकर इसलिए डाली ताकि उसे बीहड़ उत्थान योजना का लाभ ना मिल सके। हाँ, गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में यह अदालत मुजरिम को 3 माह की सजा सुनाती है। अब मैं अपना इस्तीफा देने जा रहा हूं। गुरजंत, अभी अभी अदालत ने तुम्हें बरी किया है, तुम इस पर क्या कहना चाहोगे? इस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि इस देश में आज भी न्याय जिंदा है। जज साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने हर दबाव और भय से हटकर यह फैसला सुनाया है। बिल्कुल। आगे आने वाले समय में तुम्हारा क्या इरादा है, क्या उद्देश्य है? मेरा यह उद्देश्य है कि मैं नेताजी की बताए बीहड़ उत्थान योजना को पुनः कानूनी दर्जा दिलाऊंगा। लेकिन गुरजंत, जयचंद लोहार की पार्टी अभी पूर्ण बहुमत में है और लगभग 4 साल तक इलेक्शन नहीं होगा, फिर कानून कैसे बनेगा? थोड़ा सा प्रयास आपको भी करना होगा। बताइए, क्या प्रयास करना होगा? कल अखबार के मुख्य पन्नों पर मेरी एक खबर छपने जा रही है। बीहड़ के सभी विधायकों को आज रात तक इस्तीफा देना होगा। सरकार अल्पमत में आ जाएगी। मुख्यमंत्री जयचंद लोहार अपनी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएगा, सरकार गिर जाएगी। वैसे माननीय गवर्नर साहब चाहेंगे तो 3 से 6 महीने में हम फिर से चुनाव करवा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष गुरजंत जी, आज चंबल प्रदेश के इस ऐतिहासिक दिन पर मुझे यह कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं माननीय अध्यक्ष बलराम जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री पद के लिए श्री गुरजंत जी को प्रस्तावित करता हूँ। मैं माननीय विधायक संतराम जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। भाइयों, ना तो मैंने कोई चुनाव लड़ा है, ना मैं कोई विधायक। मैं तो एक अपराधी, डाकू। लेकिन अब कोई भी अपराधी, डाकू, भ्रष्टाचारी या बलात्कारी नेता ना बनने पाए। हमारी सरकार डाकू मुक्त होगी और यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री कौन होगा यह मैं आप पे छोड़ता हूं, आप निर्णय ले लीजिए।
अगर आप सब यही चाहते हैं तो मैं आप सबको वो नाम भी बता देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी बात से सहमत होंगे। कौन है? और कोई नहीं, हमारी घनिष्ठ और परिचित पत्रकार सुचित्रा मैडम है। मैं तो एक मामूली पत्रकार हूँ। इतना बड़ा पद संभालने के लिए मैं अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। सुचित्रा मैडम, इस पद के लिए आपसे ज्यादा काबिल और कोई नहीं है। आप सबको याद होगा कि मैंने एक बार कहा था कि नेताजी बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी भूल चूक हो गई और वो भूल चूक ये थी कि वो जयचंद लोहार को राजनीति में ले आए। लेकिन अब इस देश की सभी पार्टी डाकू, अपराधी, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी मुक्त होंगी। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं नेताजी के हत्यारे की पुनः सीबीआई जांच भी करवाऊंगा। माइक काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। उम्मीद है आप सभी लोगों को नाटक पसंद आया होगा, तो एक बार जोरदार थोड़ी बातों से आपका परिचय करा दो, बस 5 मिनट का समय और लूंगा आपका। शंकर और बाराती के किरदार में थे अमितेश वैभव चौधरी। बलराम बने थे अंकित राव। बलराम नवीन यादव। मेवालाल और बाराती कुलदीप कनौजिया। सुचित्रा स्वस्तिका शर्मा। हरदयाल रवि सिंह। अन्ना वशिष्ठ जायसवाल। नीशू सिंह। अफजाल की भूमिका में थे सूर्यांश प्रताप सिंह। जलाल का किरदार किया दिवाकर गिरी ने। मंच पर अहमद थे सिकंदर निषाद। और गुरुजन थे देवांश प्रसाद। त्रिपाठी। प्रिंस बांडे। अन्य बराती थे शशांक गुप्ता, सनी वर्मा। पहला पूजा उपाध्याय। पहला क्या? अच्छा, वो आ नहीं पाई। बाराती और जयचंद लोहार थे अमन सिंह। जी और नत्था गौरव वर्मा। जज की भूमिका में आशीष सिंह। ये थे वो कलाकार जिन्होंने मंच पे आपके सामने अभिनय किया, लेकिन मंच पर भी सहयोग के बिना नाटक नहीं आता है मंच पर। जी अवश्य। मंच सज्जा, निर्माण और क्रियान्वयन जामिया शकील शिवरतन। गुप्ता, नीशू सिंह, अंजलि, प्रकाश संचालन मनीष सैनी। सहायक प्रकाश में कन्हैया। शहीद अहमद।
सहायक शशांक गुप्ता, आशीष द्विवेदी, विकास दिवाकर और हिमांशु अग्रवाल। और नेताजी की भूमिका को चरितार्थ किया मंच पर इसके परिकल्पना और निर्देशक ललित सिंह पोखरिया।